देखो आपकी यहाँ पे क्या दी हुई है कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है। हु इज़ द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडिया? न्याय, वैशेषिक, सांख्य या फिर योग? इनमें से कौन सा जो है भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है? और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि इस क्लास की जो PDF है वो आपको रात 9 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है, रात 9 बजे तक जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास की PDF दे दी जाएगी। दिया हुआ क्या देखो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन, तो याद रखिएगा भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो आपका सांख्य दर्शन है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो ये आपका सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि निम्न में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? हु इज द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? आपको यहाँ पे देने हैं मृदंगम है, तबला है, शहनाई है या संतूर है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो आपका तंत्री वाद्य यंत्र है सबको बताने की कोशिश कीजिएगा, सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड। याद रखिएगा जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो आज की प्रैक्टिस सेट में ये सभी के सभी 2017 से लेकर 2020 के पेपर के क्वेश्चंस हैं। 2021 के पेपर के क्वेश्चन को आज शामिल नहीं किया गया। आज जो पेपर्स के आपके 2017 से लेकर 20 तक के पेपर के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। देखिए निम्न में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो ये देखो आपका संतूर है। ठीक है, कौन सा हो गया? तो संतूर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका यहाँ पे कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इन विच स्टेट भरतनाट्यम ऑर्गेनाइज? कहाँ पे हुआ था भाई? गुजरात में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, केरल में हुई थी या उड़ीसा में हुई थी? सभी को पढ़ा रखा है, सबको पता है, क्लास इसकी ले ली गई थी। चलिए जल्दी से सबको बताइएगा आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सभी के आंसर्स आने चाहिए। और एक बात याद रखिए आप सब कि देखिए आपकी जो ये सारी क्लासेज उनकी PDF आपको रात 9 बजे तक दे दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा चलो यहाँ बताने की कोशिश करो कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ये रखिएगा, याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसकी जो राइट आंसर वो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। व्हाट इज द क्लासिफाइड नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया? 4 हैं, 7 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो याद रखिएगा कि भारत में जो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है ना ये कितनी है? तो ये देखो आपकी 6 है। ठीक है, कितने टोटल नगरीय केंद्र है भारत में? तो भारत में कुल नगरीय केंद्रों की संख्या 6 है। सभी कोई का स्कोर आज 40+ होना चाहिए। ठीक है, सभी को मैं टारगेट दूँ, सभी को स्कोर जो 40+ करेगा कि किसी के भी इससे कम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में कितने बंदरगाह हैं? हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 6 है, 9 है, 11 है या फिर 13 है? तो याद रखिएगा भारत में जो कुल मुख्य बंदरगाह है ना ये कितने हैं? तो ये देखो यहाँ पे आपके 13 हैं। ठीक है, भारत में कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो 13 हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, सबको बताने की कोशिश करना कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है, ये जो है मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है। सबको बताने की कोशिश करो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये जो है आप सबको बतानी है। तो चलिए जल्दी से सबको आंसर करेगा कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। चलिए बताइए जरा। तो मुख्य बंदरगाह कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आपको बतानी है कि सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सब देखो यहाँ पे। चलो तो सबको बताने की कोशिश करो। तो देखो सभी के आंसर्स जो है अच्छे से नहीं आ पा रहे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सभी को अपना अपना होमवर्क का आंसर करना है, कोई भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैंने देखा है कि आपको होमवर्क तो देता हूँ आप सब आंसर्स नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। 13 हो गया कुल बंदरगाह, और बतानी यह है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जब क्लास एंड होगी ना तो आपको कमेंट बॉक्स दिख जाएगा, उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास एंड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का राष्ट्रीय फल है, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, सेब है, अमरूद है, संतरा है या फिर देखो आम है। ये चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है। तो याद है ना भारत का जो यहाँ पे राष्ट्रीय फल है वो क्या है? तो वो आपका आम है। ये तो लगभग सबको ही जान रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? 1982, 1992, 1979 या फिर 1973? बताना है कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष में की गई थी, टाइगर्स के बचाने के लिए, टाइगर रिजर्व ये सब अच्छे से करने के लिए। तो याद रखिएगा देखिए कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ना वो आपकी की गई थी देखो 1973, ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में वर्षा का औसत है। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया? 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या फिर 138 सेंटीमीटर? लगभग सबको पता है इसका आंसर, सभी को पढ़ा रखा है। जल्दी से आंसर बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बतानी क्या है कि व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया? 98 सेंटीमीटर होती है, 118 सेंटीमीटर होती है, 128 सेंटीमीटर होती है या फिर 138 सेंटीमीटर होती है? सबको
याद रखिएगा, देखिए कि भारत में जो वर्षा का औसत है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 118 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कितने सैटेलाइट है इंडिया के, 0 है, 1 है, सॉरी पृथ्वी, मैं इंडिया बोल रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वी अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे बतानी है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के जो कुल उपग्रह है ना, ये कितने हैं, तो ये देखो आपके 1 है। ठीक है, कितने हैं, 1 है। वो कौन सा है, तो वो आपका चंद्रमा है, जिसे कि प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं, सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 चीजें नोट कर लो, यहाँ पे आपको नोट करने लायक 2 चीजें हैं, मैं वो नोट करवा दे रहा हूँ। याद रखिएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह केवल 1 है, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा को क्या बोलते हैं, तो चंद्रमा को देखो प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, सबको याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और आपको चीज याद रखना है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो ये आपका आर्यभट्ट था, सबको याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबको याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ी नामी ने पूछ रखी है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह, प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो ये आपका आर्यभट्ट था, सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है देखो कि भारतीय रेलवे के कितने जोन में विभाजित है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, इनटू हाउ मेनी जोन्स इन द इंडियन रेलवे डिवाइडेड, 9 है, 16 है, 17 है या 18 है, सबको बताने की कोशिश कीजिएगा, आपके आंसर्स क्या होंगे। तो सबको याद रखना देखो कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है, तो याद रखना भारतीय रेलवे जो कुल 18 जोनों में विभाजित है। सब कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट मिनरल पॉलिसी अनाउंस्ड, 1951, 1961, 1972 या फिर देखो 1976, सबको बतानी है। भारत की जो प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, ये हुई थी देखो आपकी ऑप्शन नंबर ए 1951, सभी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, 20 है, 22 है, 23 है या 24, तो लगभग सबको इसका आंसर जान रहे हैं क्या होता है, देखो कितना है, तो कुल 24 है। ठीक है, और एक चीज यार इसका रंग भी पूछता है कि किस रंग का है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो किस रंग का है, तो याद रहिएगा वो नीले रंग का है। ठीक है, हो गया यहाँ पे। और चक्र कितने हो गए, तो टोटल तिलियां कितनी हो गई, तो टोटल तिलियां है देखो 24, और चक्र कैसा है, तो चक्र जो है वो नीले रंग का है, सबको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपको दिया है कि आईने अकबरी के लेखक हैं, हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी, अकबर हैं, अबुल फजल हैं, अमीर खुसरो हैं या फिर देखो आपके यहाँ पे शेरशाह सूरी हैं। सभी क्वेश्चंस देखिए आपके 2017 से लेकर 2020 के एग्जाम्स के बीच के रखे गए हैं, जो कि क्वेश्चंस आपके मोस्टली रिपीटेड हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को देखो शामिल किया गया है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके कौन है, तो अबुल फजल। ठीक है, कौन होते हैं, तो अबुल फजल जो है इनको आईने अकबरी के लेखक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि जीएम का अभिप्राय है, जीएम स्टैंड्स फॉर, ये आपको यहाँ बताने कि जीएम का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन देखिए 2020 के पेपर में इंडियन आर्मी में पूछ रखा है, तो सभी को बतानी है, कोई भी नहीं छोड़ेगा, सभी को बताइए। ठीक है, जीएम का जो अभिप्राय है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। ठीक है, जीएम का अभिप्राय क्या है, तो गुड मॉर्निंग मत समझ लेना, यहाँ पे देखो आपका जेनेटिकली, यहाँ पे क्या होती है, देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपकी कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड, नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है या फिर मुंबई में है, तो सबको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो है ना, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, सबसे पहले आपके आंसर्स को देखते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो याद रखिएगा सभी को, देखो कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो है ये देखो आपकी हैदराबाद में उपस्थित है, सभी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है कि सीढ़ी पर, ये देखो अब आपकी जीएस स्टार्ट हो गई। ठीक है, जीके के 15 क्वेश्चन अब आपके हो चुके हैं, अब जो है आपकी देखो यहाँ से जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए सभी को बतानी है यहाँ पे आपके आंसर्स क्या आएंगे। क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपका कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि इट टेक्स मोर एनर्जी टू क्लाइंब द लैडर, बिकॉज व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, या फिर देखो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका जो कारण है ना वो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2019 और 2020 दोनों सालों में इंडियन आर्मी में इसको रिपीट किया गया। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, आपके आंसर्स क्या होंगे। और इसी के साथ क्लास को सभी को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और क्लास अटेंड कर रहे हैं तो लाइक प्लीज कर दो, क्योंकि देखिए आपके लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे और भी क्लासेज ला पाते हैं और भी आपके लिए मेहनत कर पाते हैं। तो लाइक जरूर बढ़ाइए, आप सब जितना उसको ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को हमारे क्लासेज के साथ जरूर जुड़ें। तो सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि इसका जो कारण है ना वो देखो ये है कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है,
है, याद रखिएगा। गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। दोनों देखोगे तो एक चीज एक ही है, ठीक है। वैसे अगर देखोगे तो दोनों एक ही है, तो दोनों अगर आप करिएगा तो दोनों सही हो जाएगी, ठीक है। दोनों सही हो जाएगी, उससे आपको कोई भी इशू नहीं होनी है, ठीक है। ए एंड बी दोनों आपकी सही चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि उपलाप्यता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। द साइंटिस्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी इज, कौन है देखो, आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पास्चर है, यहाँ पे देखो आपके इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बताना है कि उपलावकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक, तो याद रखिएगा कि उपलावकता से जो संबंधित वैज्ञानिक है ना, वो आपकी आर्किमिडीज है, ठीक है। कौन है, तो वो आपकी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे देखो 66 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपको फ़ारेनहाइट में एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है, तो याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट के तरीके से जो नियरेस्ट यहाँ पे चलेगी किसी मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम, तो वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ डज मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट? क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट के साथ? यहाँ पे देखो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी आप देखिए इंप्योरिटीज को या फिर अपद्रव्यों को मिलाइएगा किसी भी तत्व में, तो याद रखिएगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसका जो गलन क्षमता है वो क्या होगा, तो वो देखो आपका यहाँ पे घटने लगता है, ठीक है। क्या होती है, तो वो घटती है। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, किनारे से। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, या फिर व्यक्तिकरण। याद रखिएगा कि किनारे से मुड़ रहा है, ठीक है। किसी भी चिकनी सतह से नहीं बोल रहा है प्रकाश मुड़ रहा है, देखिए किनारे सतह से मुड़ रहा है। अवरोध का कोर, या फिर यहाँ पे इंग्लिश में हो सकते हो कि यहाँ पे देखो आपका मुड़ रहा है, वो देखो एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल्स के किनारे से मुड़ रहा है। क्या होगा यहाँ पे देखो, तो याद रखिएगा किसी भी अवरोध के किनारे से जब प्रकाश मुड़ता है तो उसको देखो जाना जाता है विवर्तन के नाम से, ठीक है। डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, सबको याद रखिएगा। जो राइट आंसर होगी वो क्या होगी, तो वो आपकी ऑप्शन नंबर बी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। द सी अपीयर्स ब्लू, किसकी वजह से? अधिक गहराई के कारण, आकाश में परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, या फिर देखिए आपका यहाँ पे कि जल के ऊपरी सतह के कारण। तो याद रखिएगा जो समुद्र का नीला प्रतीत होना, ये किसकी वजह से? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, सभी के आंसर आने चाहिए। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी लोग क्लास क्वेश्चन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका जो मुख्य कारण है ना वो क्या है, तो वो है देखो आपका आकाश में परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये जो इसका मेन रीजन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जो कि देखो आपको दी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तब उसमें कौन सा दोष होगा? इफ अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, व्हाट विल बी द डिफेक्ट इन हिज विजन? क्या होगी यहाँ पे आपको बतानी है। दूरदृष्टि है, निकट दृष्टि दोष है, दृष्टि वैषम्य दोष है, या फिर देखो आपकी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा तो जस्ट उल्टा होता है। दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसको क्या है, तो उसको देखो निकट दृष्टि दोष है, उसको मायोपिया है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? हु इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर? तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, या चांदी है? ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सर्वोच्चतम विद्युत का चालक है? हु इज द बेस्ट कंडक्टर, हु इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबको याद रखिएगा देखिए कि निम्न में से जो आपका सर्वोत्तम विद्युत चालक है ना वो देखो आपका कौन है, तो वो आपकी यहाँ पे चांदी है, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि आपके ऑप्शन में चांदी ना हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक और बता दूं, यदि आपके ऑप्शन में चांदी ना दिया गया हो तो फिर आपका जो आंसर होगा वो आपको तांबा के साथ चलाना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, कभी कभार चांदी नहीं देता है तभी मैं बोल रहा हूं कि आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आपको चांदी नहीं देगा, ऐसे तो आंसर देखो आपका चांदी होगी, ठीक है। यदि सब चीज दिया और बोला कि इनमें से कौन तो सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है वो आपका चांदी होगा, ठीक है। लेकिन यदि चांदी ना दिया हो और तांबा दिया हो तो आपको देखो तांबा के साथ जो कॉपर के साथ जो आपको अपना कंसिडरेशन लेकर आगे बढ़ना होगा। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है
तो वे जुड़े होते हैं। क्या दिया है यहाँ पे देखो आपको कि वेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड सिक्वेंशली विथ ईच अदर देन आर कनेक्टेड टू। कैसे कनेक्ट होते हैं? श्रेणी क्रम में, रैंक ऑर्डर में, समांतर क्रम में, पैरेलल में, या फिर देखो सीधे, या फिर देखो लाइन में इन क्यू। कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार एक ही क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो वो देखो आपका श्रेणी क्रम में होते हैं, इन रैंक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, चलिए सब जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, और जिन्होंने भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ देखो क्या दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ डीप एट पोल्स? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो सभी को याद रखिएगा, देखिए कि ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है ना, ये कितना होता है? तो ये देखो आपका यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। सभी की हो गई, बहुत अच्छे। चलिए 90 डिग्री होती है ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान है ये कितना होता है? तो आपकी ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, या फिर देखो 22 दिसंबर को। तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? तो ये देखो आपको मनाया जाता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को जो एवरी ईयर जो है आपकी कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम सब मनाते हैं। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपको दी हुई है कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर इन हाइड्रोजन? लगभग सभी को पता, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? लगभग सभी को ही जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है और इंडियन आर्मी ने बहुत बार पूछा भी है। तो जल्दी से आंसर करना है कि हाइड्रोजन में जो समस्थानिक है उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो सभी को याद रहेगा हाइड्रोजन में जो कुल समस्थानिकों की संख्या है ना, वो देखो आपकी ऑप्शन नंबर बी 3 है। सभी का हो गया। कितने हाइड्रोजन में कुल समस्थानिक? तो कुल 3 समस्थानिक जो ये हाइड्रोजन में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तित होता है। इज देयर जेनेटिक म्यूटेशन किस में होती है? देखो यहाँ पे डीएनए में होती है, आरएनए में होती है, क्रोमोसोम में होती है, या पे देखो राइबोसोम में। जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, वो किस में होता है? तो याद रखिएगा जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो देखो आपका किस में? तो क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम्स में। सबको याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगी? तो जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो देखो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपको दी हुई है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स डज अ शार्क फिश हैव? कितनी? याद रखिएगा जो सबसे बड़ा जीव है पृथ्वी पर जो यहाँ पे वो कौन होती है? तो वेल मछली होती है। ठीक है, याद नहीं, वेल होती है। ठीक है, सबसे बड़ा जीव जो बोलते हैं इसको वेल का याद रखना, सबसे बड़ा स्तनधारी के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि आपसे देखो, आपसे पूछा शार्क मछली, ठीक है, कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा जो शार्क मछली होती है ना, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती है। राइट आंसर क्या है? तो बी 0। ठीक है, शार्क मछली में 0 हड्डियां होती हैं। सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि मानव रुधिर का पीएच है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4? तो ऑल ऑफ यू सभी को इस चीज को याद रखिएगा कि मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, वो देखो आपका कितना होता है? तो ये देखो आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी 7.4। सभी को याद हो गई ना? बिल्कुल से। जिनकी भी ऑप्शन नंबर डी ये बता रहे हो बिल्कुल सही हो। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी 7.4 होता है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से देखो आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सभी को याद रखिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन जीके हो गए, 15 क्वेश्चन जीएसटी हो गए। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बहुत गलत है। जल्दी से सब कोई चैनल को सब्सक्राइब मारिए, और उसी के साथ साथ यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, यदि अभी तक आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग क्लास को सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी मेरी। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि एक रस्सी की लंबाई जो है 8 फीट है। ठीक है, 8 फीट और 9 इंच। चलिए भाई, ठीक है, ये 3 बराबर भागों में विभाजित है। इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी? ठीक है, इंच में बतानी है, याद रखिएगा। बताना किस में? इंच में बताना है। तो लंबाई कितनी भी रस्सी की? तो रस्सी की जो लंबाई है वो देखो आपकी यहाँ पे क्या है? तो 8 फीट है। ठीक है, और आगे क्या है? तो यहाँ पे देखो आपकी 9 इंच है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो आपको व्यक्त करना है इंच में, और ये यहाँ पे फीट में। तो पहले तो फीट को बदलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कितने होते हैं, 1 फीट में जो आपकी 12 इंच होती है, तो 8 × 12 हो गई। ठीक है, और ये 9 इंच साथ में आपका इंच में है, तो 9 प्लस में आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट होगा आपकी 96 प्लस में 9 हो गई। आया टोटल कितना? तो टोटल आ गया देखो आपका 105 इंच। यहाँ तक क्लियर है ना? कितना आ गया? देखो 105 इंच आ गया। अब देखो यदि आप 105
इंच आ चुकी है तो आपको क्या बोला, चलो टोटल रस्सी की लंबाई इंच में कितनी होगी, टोटल रस्सी की लंबाई इंच में देखो 105 इंच। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब क्या कर रहा है, देखो उसको बताना है कि यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांट रहा है तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्येक भाग की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। प्रत्येक भाग तो कुछ नहीं, 3 बराबर भाग में बांट रहा है ना, तो 105 को देखिए 3 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जब 105 को 3 से भाग दीजिएगा तो देखिए आपका 35 टर्म में कट होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ए 35 होगा। सबका क्लियर हो गया, चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि दो संख्या का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1470 है तो दोनों संख्या का योग क्या है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 इफ देयर प्रोडक्ट इज 1470, सो व्हाट इज द सम ऑफ बोथ द नंबर्स, ये आपको यहाँ बतानी है। चलिए सभी के आंसर आने चाहिए, कोई भी मिस्टेक जो है यहाँ पे नहीं करेगा, सभी के आंसर मेरे को चाहिए। दिया है यहाँ पे देखो आपका कि दो संख्या का अनुपात 5:6 है, तो माना संख्या कितना कितना हो गया, तो संख्या तो भाई आप सब जानते हैं कैसे होता है, 5x और 6x हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पे देखो आपका कि यदि उनका गुणनफल 1470 है, मतलब कि 5x इंटू 6x इक्वल टू कितना हो गया, तो हो गया देखो आपका 1470। क्लियर है ना। अब क्या हो गया देखो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हो गया देखो आपका 30x² इक्वल टू में क्या हो गया, तो इक्वल टू में हो गया देखो आपकी 1470। x² इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा देखो 1470 बटा में हो गया 30। यहाँ तक डाउट क्लियर। अब जब इसको कट करेगा तो देखिए आपका 49 बार में कट होगा, ठीक है। x² इक्वल टू कितना आ गया, 49 आ गया। चलिए इसको हटाते हैं। x² इक्वल टू यहाँ पे देखिए आ गया आपका 49, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो देखो अंडर रूट में हो गया 49, x इक्वल टू निकालोगे तो आएगा 7, क्योंकि 49 जो है 7 की स्क्वायर होती है। यहाँ तक सबका क्लियर, x का वैल्यू आपने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो जब आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई तो अब तो बिल्कुल ईजी है ना, जल्दी से आंसर सबको बनाइएगा। चलिए x का वैल्यू 7 आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पे देखो आपका, तो संख्या कौन कौन सा था, तो 5x था, ठीक है, एंड आपका 6x था। इनका क्या बोला आपको का योग क्या होगा, तो 5x प्लस में 6x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू 7 आई थी ना, तो 5 इंटू 7 प्लस में हो गया देखो आपका 6 इंटू 7। अब 5 इंटू 7 करिएगा तो आएगा 35, 6 इंटू 7 करिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो आपकी इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे देखो आपका तो 7 यहाँ पे हो गया 42, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको जोड़ दीजिए, अब जो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 77। आंसर क्या आएगी, तो ए 77 सबकी हो गई होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी इट्स सर्कमफ्रेंस, कितनी होगी, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए क्या दिया, इसको जल्दी से बनाते हैं। दिया हुआ देखो क्या है यहाँ पे आपका कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो बोले आर निकाल लेंगे। आर इक्वल टू फॉर्मूला देखो होता है d/2। अब d/2 मतलब कि क्या हो गया, तो 14/2 हो गया, तो आया कितना, तो 7 आया ना। क्लियर है, यहाँ पे 7 आ गया सबका। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या बोला देखो आपको यहाँ पे, तो आपसे जो है बोला है वृत्त की परिधि कितनी है, तो जल्दी से वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से आंसर करना, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, सभी के आंसर जल्दी से आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो 2πr होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 7, 7 से 7 गया, तो 2 इंटू 22 तो कितनी हो गई भाई, 44। बहुत अच्छा, जिनका भी 44 है बिल्कुल से लगभग सभी के आ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सब मैथ में स्कोर कर रहे हो। इसी प्रकार से सभी को मैथ में बनाए रखना है, ठीक है। बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है मैथ, तो सभी को ऐसा ही स्कोर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे कि A/B इक्वल टू 2/5 और B/C इक्वल टू 3/7, तो A/B/C का मान क्या है, क्या दे रखा है देखो यहाँ पे ABC, पहले ये लिख लेते हैं। तो A/B कितना देखो बोले 2/5, मतलब कि 2 और 5 हो गया ना। नेक्स्ट B/C है 3/7, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखो आपका 3 और 7। अब क्या करते हैं कि नियरेस्ट के टर्म में चलते हैं। देखिए यहाँ पे खाली है तो ये जो बगल में से इसको यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे भी खाली है तो जो बगल वाला इसी को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो गया देखो 6 हो गया, 5 3 कितना हो गया देखो 15 हो गया, और 7 5 कितना हो गया, तो देखो ये 35 हो गया, मतलब 6/15/35। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि 800 रुपए की एक धनराशि जो कि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1000 रुपए हो गई है, तो पहले तो ब्याज पता कीजिए कि ब्याज कितना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, जो टोटल राशि उसने पेड की है, उसने जितनी राशि उसने ली थी उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो मानिए 1000 रुपया वो दिया है 2 वर्ष बाद, और लिया कितना था, तो उसने लिया था देखो 800 रुपये, मतलब उसने ब्याज के रूप में कितने थे, तो ब्याज के रूप में उसने दिए हैं 200 रुपये। समझ में आ गया ना। अब क्या बोला है देखो
आपको दर निकालने के लिए, आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू देखो आपका फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई, बाई में होता है देखो आपका पी इंटू टी, दैट्स द फॉर्मूला। अब 100 इंटू एस आई करेगा तो एस आई कितना है, तो एस आई देखो आपका 200 आ गया है, बाई में पी कितना है, तो पी देखो आपका 800, जो राशि देते उसको पी बोलते हैं। अब 2 वर्ष में मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, इसको जल्दी से कट करिए, देखिए 0 से 0 कट हो गया, नेक्स्ट आपका 2 से देखो ये 2 चला जाएगा, 8 से मानो ये इसको कट करते हो तो मानिए ये कितना टर्म में जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका देखो ये 4 टर्म में गया, नेक्स्ट आपका ये क्या हो गया, तो ये देखो आपका 50 हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना, क्या हो गया देखो आपका 4 हो गया 50 हो गया। अब देखो फिर से कट करते हो तो ये देखो 2 टर्म में गया, नेक्स्ट 25 टर्म में गया, मतलब कि 25 बाई में 2 आ रहा है, कितना आ रहा है देखो 25 बाई में 2, इसको टोटल कट करेगा देखिए आपका 12.5 आएगा, क्या आएगा देखो 12.5, 12.5%। आंसर क्या होगा, तो आंसर देखो आपकी ऑप्शन नंबर डी है, देखो यहाँ पे 12.5%, ठीक है, 25/2 था, कट करेगा तो 12.5 आएगा, 12.5% हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी है, ये जो है आप सबको यहाँ बताने क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इट इज साइड्स, यहाँ पे आपको साइड बतानी है क्या होगी, तो चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, तो ये देखो दिया हुआ है आपको 36√3, क्लियर है ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या हुआ, तो ये हो गया देखो आपका 36√3। अब ए स्क्वायर इक्वल टू जब उसको उधर भेजेगा ना तो क्या आएगा देखो 36√3 इंटू में ये 4 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, क्योंकि बराबर को उधर भेजते हो तो जस्ट उल्टा जाता है। अब देखिए √3 से √3 जो है कट जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया देखो 36 इंटू में 4, यहाँ तक तो सबको ही आगे हो गया। अब मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए आपका क्या था यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इक्वल टू में था देखो आपका 36 इंटू में 4 ना, तो जब a इक्वल टू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा देखो आपका √36 इंटू में 4। अब देखिए जो 36 है वो आपका तो होता है भाई 6 का स्क्वायर, और जो 4 है ये आपका देखो होता है 2 का स्क्वायर, तो जब 6 के स्क्वायर को तोड़िएगा तो मानो स्क्वायर के टर्म में है, रूट में है मानिए तो एगो बाहर आ जाएगा, तो 2 ठो 6 है तो मानिए एगो बाहर आया तो कितना हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। अब इंटू मानिए यहाँ पे 2 ठो 2 है, एक 2 बाहर आएगा तो कितना आ गया, तो इंटू में केवल 2 हो गया, तो जब 6 इंटू 2 कर दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन ने निकाल ली, भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है कि 2√3 प्लस में 1045 डिग्री का मान बतावें। ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2√3 प्लस 1045 डिग्री। जल्दी से आंसर करना, सभी को आंसर बतानी है। 2/√3 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2/√3 लिखा हुआ है, कैसे देखो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 2/√3 प्लस में 1045 डिग्री। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि आप सभी के आंसर देखने की मेरी मनसा है, और सभी को जरा आंसर बताइए आपके आंसर्स क्या हो रहे हैं। तो चलिए अब इसको एक बार मैं बनाता हूँ। देखो दिया हुआ क्या 2 + √3 प्लस में देखिए भाई 1045 डिग्री का मान होता है, एक वैल्यू 1 होती है ना, तो 1/1 हो गई। अब कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बनाइए जल्दी से एकदम। तो देखिए √3 से एक का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √3, ठीक है, √3 से √3 कट गया तो हो गया यहाँ पे 2, प्लस में 1 से करोगे तो √3 टर्म में जाएगा, मतलब कि एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखो 2 + √3 बाई में √3। आंसर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो लिखा है ना, 2 + √3 बाई में √3। आंसर आ गया ना सभी का, बिल्कुल, जिसका भी ए है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि यदि 8 लड़कों का औसत 16 है, इसमें से एक लड़के की कमी हो जाने पर औसत 12 रह जाता है, तो उस लड़के का मान बताइए। जल्दी से आंसर करना, इतनी बार ये क्वेश्चन बनवाया है और इतना बार इंडियन आर्मी ने इसको दिया है कि सभी जाकर बम फोड़ने वालों जल्दी इसका आंसर बताओ, इसके आंसर्स क्या हो रहे हैं, जितनी जल्दी इसको जल्दी इसका आंसर आप करिएगा। तो आंसर क्या दिया हुआ है देखो कि 8 लड़कों का जो औसत है वो 16 है, मतलब कि 8 × 16 हो गई ना भाई, 8 × 16 हो गई। इसको जब टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा देखिए 128 128। यहाँ तक तो क्लियर है सबका, सही है ना, क्लियर हो सबको यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ इसी को आगे टर्म में देखते हैं। क्या देखो एक लड़के की कमी हो गई भी, तो पहले से 8 लड़के तभी कितने 7 लड़के हो गए, और औसत कितना रह जाता है, तो 12 रह जाता है, मतलब कि 12 × 7 हो गया। तो 12 × 7 की जगह देखिए आपका होता है 84, इधर आया 16। इस अब क्या करोगे देखो, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, क्या कीजिएगा तो इसमें इसको घटा दीजिए, 128 में से जो है 84 को घटा दीजिए, तो इधर वाला हो गया 16, उधर वाला हो गया 28, तो टोटल कितना आएगा, तो टोटल देखो आएगा यहाँ पे आपका 44। इतना ला रहे हो क्या, अगर 44 आ रही है तो सभी के जो आंसर्स है यहाँ पे देखो सही है, किसी ने कोई भी मिस्टेक जो है यहाँ पे नहीं की है। ऑल ऑफ यू सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आए। चलिए हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी दी हुई है यहाँ पे देखो कि अंडर रूट में 49 प्लस में 9 माइनस रूट 4 का मान क्या होगा। अंडर रूट 49 प्लस रूट 9 माइनस रूट 4 फाइंड द वैल्यू। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा ना। अंडर रूट में हो गया भाई आपका 49 प्लस में हो गया रूट 9 और माइनस में हो गया रूट 4। ठीक है, अंडर रूट 49 देखिए 7 का वर्ग है, रूट 9 जो ये 3 का वर्ग है और 4 जो है ये 2 का वर्ग है। अब क्या हो गया देखो 7 3 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 की जगह तो आंसर कितना आएगा, तो ए ऑप्शन नंबर 8। क्या सभी सही है? बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपकी क्या दी हुई है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर बनाइएगा, बिना रुके बिना सोचे आंसर करो। क्या होता है देखो फॉर्मूला, तो ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी, यही होता है ना। ए इंटू बी तो पहला वाला को ए बोलते हैं, बी जो दिया ये दूसरा वाला हो गया, मतलब कि क्या हो गया देखो ये आपका तो हो गया देखो 6 इंटू 12 और बाई में क्या हो गया, तो बाई में हो गया देखो यहाँ पे आपका 6 प्लस में 12, सही हो ना। 6 इंटू 12 करोगे तो देखो आपका आएगा 72 और बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बाई में हो जाएगा देखो आपका 18 से कट करोगे तो भाई 4 टर्म में ये कट हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा, तो 4 दिन। 4 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए एकता में बल होता है, दोनों मिल गया तो 4 दिन में निकाल दिया ना काम को। पहले जो 6 दिन और 12 दिन में कर रहा था इसलिए सबको मिलकर काम किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये देखो यहाँ पे आपका कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा। ये जो है यहाँ पे आपको दी हुई है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, ये यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ है यहाँ पे सबको बताने की कोशिश करना। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सही रूप से टाइप नहीं हुई है, ये सही रूप से आपके क्वेश्चन को टाइप नहीं किया गया, तो कोई नहीं, इसको आप लोग निगलेक्ट करें। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, ये क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान ना दे आप सब। अगर ऐसे देखिएगा तो मानिए एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो माना आपने अगर इस क्वेश्चन पर चलेंगे तो मानो इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पर मानिए इसी क्वेश्चन पर चलते जो लिख रखा है। ठीक है, क्या देखिए एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, तो हमने माना देखो अच्छा ये हो सकता है। ठीक है, देखोगे तो बन भी जाएगा। मानो वो संख्या कौन बन जाए, क्वेश्चन बनेगी, बनाइए क्वेश्चन बनेगी, सबको बनाइएगा जरा। क्या दिया है देखो संख्या, संख्या यहाँ पे कितनी है देखो, तो एक संख्या हमने मान लिया x। ठीक है, संख्या को हमने क्या किया, हमने मान लिया x। अब देखो क्या बोला उसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, तो इसका व्युत्क्रम जो है हो जाएगा जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि 1/x बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से तो बनेगा, बनाइए जरा, इतना हो गया ना। अब देखो क्या बोला है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, मतलब कि x इंटू 1/x का मान कितना होगा, तो ये देखिए x से x कट जाएगा, बन गया ना 1। मुझे लगा था कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन साथ कुछ गलतियां हो गई, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सही टाइप हुई थी। आंसर क्या आएगा, तो आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 1 आएगा। ठीक है, सबका 1 आ रहा है क्या, जिसका 1 आ रहा है बिल्कुल सही हो, ये क्वेश्चन बनता। ठीक है, आंसर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको दी हुई है देखो कि एक त्रिभुज में कोण a इक्वल टू 80 डिग्री, b इक्वल टू 90 डिग्री, तो c का मान क्या होगा। इन अ ट्रायंगल एंगल a इक्वल टू 80 डिग्री, b इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल c। ये आपको यहाँ बताएं। तो देखिए ये जो होता है ना, ये एक मानिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये तीनों जो कोनों होते हैं इनको मिलाकर टोटल 180 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है, तो वही करेंगे। मानो यहाँ पे कोण a प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी इक्वल टू कितना हो गया, तो हो गया भैया आपका देखो 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू कितना है देखो 80 डिग्री, कोण बी का वैल्यू कितना है देखो 90 डिग्री, प्लस में क्या हो गया ये कोण सी इक्वल टू में हो गया देखो यहाँ पे 180 डिग्री। अब देखो कोण सी इक्वल टू 9 8 होता है देखो आपका 17, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, माइनस में 170 डिग्री हो गया, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर में आएगा देखो आपका 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। सबका हो गया ना। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा। 8 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, या फिर देखो 4 मीटर प्रति सेकंड। देखिए सेकंड में दिया है और मीटर में दिया है, तो कुछ दिमाग मत लगाइए, सिंपल बना दीजिए। क्या होगा यहाँ पे देखो आपको दिया है उसका वेग क्या होगा, वेग मतलब कि चाल। चाल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखो आपका होता है यहाँ पे देखो दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है भाई, तो 200 मीटर की। समय कितना है, तो देखो ये 20 सेकंड है, कट कर दो ना, 10 सेकंड आंसर आ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, तो आपकी देखो होगी 10, ऑप्शन नंबर बी। सबकी आ गई, राइट आंसर क्या होगी इस क्वेश्चन की, तो वो देखो आपकी हो जाएगी 10, ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी हुई है देखो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 7 रेशियो x इक्वल टू 28 रेशियो 48, तो x का मान क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ पर नहीं, जल्दी से आंसर करिएगा आप सब। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि 7 रेशियो x इक्वल टू में दे रखा है देखो इसने 28 रेशियो 48, तो x की वैल्यू बतानी है। तो मानिए ये क्या है, ये 7/x है और ये क्या है, तो ये देखो आपका 28/48, इतना हो गया ना।
x इक्वल 28 और y 48 है, ठीक है। अब इनको चूज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ गया, तो ये देखो हो गया आपका x इंटू 28 इक्वल टू हो गया देखो आपका यहाँ पे 7 इंटू 48, ठीक है। 7 इंटू 48 हो गया, यहाँ तक सबका क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक आ गया, तो जरा मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या था देखो आपका यहाँ पे, तो आपका था उस टाइम देखो x इंटू 28 इक्वल टू में था कितना था आपका देखो, तो इक्वल टू में था देखो आपका 7 इंटू में 48, यहाँ तक सबको आ गए थे। अब x इक्वल टू अगर करोगे तो देखो आपका हो जाएगा 7 इंटू 48 और ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो बाय इधर आ गया देखो बाई में 7 से कट करो देखो 4 टर्म में, 4 से कट करोगे देखो ये 12 टर्म में। राइट आंसर कितनी होगी, तो ये होगी देखो आपकी ऑप्शन नंबर सी 12। सबकी आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो यहाँ पे जो आप देखो अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपके देखो रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। चलिए तो जिन्होंने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने अभी तक क्लास देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सभी क्लास सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और याद रखिए सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जानी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से सबको जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको रात 9 बजे तक जो इसका PDF प्रोवाइड में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया है देखो ACFH, आगे यहाँ पे वॉट है, आगे दिया हुआ है एम। चलिए जो चीज़ दे रखा है उसको लिखते हैं पहले C, नेक्स्ट है आपका देखो F, नेक्स्ट है आपका H और नेक्स्ट में आपकी M, ठीक है। तो A से C आने में देखो इसने B को छोड़ा, ठीक है। C से E F आया, ठीक है, F है तो C के बाद D होता है फिर E, मतलब कि 2 को छोड़ा। F से H आने में क्या किया यहाँ पे देखो, तो H के बाद क्या होता है आपका देखो, F के बाद क्या होता है, तो F के बाद होता है देखो आपका G, फिर से 1 को छोड़ा, मतलब 1 छोड़ रहा है फिर 2 छोड़ रहा है, पहले 1 छोड़ रहा है फिर 2 छोड़ रहा है फिर वापस 1 छोड़ा है। तो अगले वाले में क्या करोगे, अगले वाले में वापस 2 छोड़वा दो इसको। तो जब 2 को यहाँ पे छोड़ोगे तो कौन सा डिजिट होगा, देखो H के बाद होता है आपका यहाँ पे I को छोड़िए, J को छोड़िए, तो लिखिएगा क्या आप लोग देखिए K लिखिएगा ना, तो के आपका इस प्रकार सही आंसर है। देखो के के बाद जब एक डिजिट छोड़ोगे तो आपका एल को छोड़ोगे तो आ जाएगा एम, आ गया ना। तो सही है पैटर्न आपका। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विषम की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द ऑड्स। कौन सी है, ए राहुल, बी पटना, सी सुंदर या फिर देखो डी अमित। यहाँ पे आप सबको बतानी है। तो चलिए सबके आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा देखिए आप सब कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है देखो विषम की पहचान करें, ठीक है। आइडेंटिफाइड द ऑड वन, राहुल, पटना, सुंदर या अमित। तो ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये जो है आपकी यहाँ पे अलग कौन हो गई, तो ये आपकी हो गई सुंदर, ये जो आपका अलग है। बाकी किसी किसी नेम है ये संज्ञा बोल सकते हो, ये जो आपका यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ये देखो आपका सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है। देखो थोड़ा सा मैथ यहाँ पे आ गया, एक क्वेश्चन देखिए मैथ का यहाँ पे आ गया है, कोई नहीं मिस अरेंज हमसे हो गया था, ठीक है। तो सबको बताइएगा इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैथ है, कोई नहीं लगा लीजिए मैथ का भी। एक क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन ही शायद उधर आपके मैथ के हुए थे, मिस अरेंज हो जाता है ये। तो चलिए बताइएगा जरा आप सब क्या हो रही है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या है देखो, तो 28, ये 1 मिनट याद रखिए 28 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है। 22 ने 28 सेंटीमीटर व्यास है, सबको याद रखिएगा, ठीक है। 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल जो आपको यहाँ पे चक्र या वक्र भी बोल सकते हो, पृष्ठ के क्षेत्रफल जो आपको यहाँ पे बताएंगे। देखो 28 सेंटीमीटर व्यास कितना है, तो डी, ये याद रखिए 22 ने 28 लिखा जाना चाहिए था, मिसटाइप हुआ था। तो 28 बाई में 28 हो गया मानो, तो आर निकालोगे तो आर इक्वल टू क्या होता है देखो आपका, तो डी बाई 2 मतलब कि 28 बाई में 2। तो आर कितना आ गया, तो आर देखो आ गई आपकी 14, ठीक है। आर कितनी हो गई, तो आर आपकी 14 हो गई। अब देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। चलिए तो क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये देखो आपका होता है 2 पाई आर एच। क्या हो गया देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये देखो आपकी हो गई यहाँ पे देखो 22/7 इंटू में आर कितना हो गया, तो आर हो गया देखो 14 और एच कितना है, तो एच देखो आपका यहाँ पे 12। यहाँ तक सबका क्लियर है ना। 7 से देखो ये 2 टर्म में कट हो गया, तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे आपका, तो 2 इंटू 22 की जगह तो हो गया देखो आपका 44 और नेक्स्ट में आपका क्या है, तो इंटू में 12 इंटू 2 की जगह तो आएगा देखो आपका 14, मतलब कि 44 इंटू 14 जो आपको यहाँ पे करना है। तो जब आप 44 इंटू में क्या करोगे, तो यहाँ 12 इंटू 2 मतलब 24, ठीक है। तो जब 44 इंटू में 24 करोगे तो आपके आंसर कितने आ रहे हैं देखो। तो जब आप देखिए 44 इंटू में 24 करोगे तो आपके आंसर कितना आएगा, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा देखो आपका 1056 वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो गया देखो आपका ऑप्शन नंबर बी 156 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है कि नीतीश कुमार पटना, तो आगे यहाँ पे दिया हुआ स्लैश फिर दिल्ली। क्या होगा देखो, नीतीश कुमार जिस पर पटना संबंधित है उसी प्रकार दिल्ली जो है किससे संबंधित है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। राहुल गांधी से, योगी आदित्यनाथ से, अमित शाह से या फिर देखो अरविंद केजरीवाल से। तो सबको याद रखिएगा देखिए कि नीतीश कुमार जिस प्रकार पटना से संबंधित ना, इस प्रकार क्या देखो नीतीश कुमार जो पटना के मुख्यमंत्री हैं, तो इसी प्रकार दिल्ली का मुख्यमंत्री ढूंढो कौन है, तो वो देखो आपके अरविंद केजरीवाल जी, ऑप्शन नंबर डी। सबका हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है कि कलम इंक तो मनुष्य फिर वॉट, ये आपको यहाँ बतानी है। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे पेन इंक तो मैन वॉट, खून होगा, पानी होगा, कला होगा या लाल होगा। तो याद रखिएगा देखिए कि जिस प्रकार कलम जो है इंक से संबंधित है उसी प्रकार मनुष्य किस संबंधित होगा, तो ये देखो आपका खून से। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। सबकी हो गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी देखो दी हुई है यहाँ पे देखो क्या दिया है कि 12 3 फिर नेक्स्ट आपकी -6 आगे दिया हुआ। सभी अपना अपना बताइएगा क्या लिखा हुआ। देखो यहाँ पे आपका 12 है,
नेक्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में देखो -6 है। तो 12 से 3 आने में क्या किया, देखो -9 किया। 3 से -6 आने देखो तो -9 कीजिएगा तो माइनस जाएगा, 3 में से -9 घटाएगा तो -6 आएगा। अब वापस क्या करोगे तो -6 में से -9 को घटा दो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, जुड़ता है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। ऑप्शन नंबर ए सबका आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपके देखो कंप्लीट हो गए हैं। आपके टोटल आज 50 क्वेश्चन थे। सबकी अपना स्कोर बताएगा कि आज के 50 क्वेश्चन में जो है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, सभी को बतानी है। कोई भी नहीं छोड़ेगा, सभी को बताना है। सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जब क्लास एंड होगी ना, लाइव चैट में नहीं, जब क्लास एंड होगी तो क्लास एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स दिखेगी, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आपने 50 क्वेश्चन में से आज जो है कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। ठीक है, अब देखिए बात